लास्ट ईयर आरबीआई ने जब पेटीएम पेमेंट बैंक पर बैन लगाया था तो ऑनेस्टली मैंने ये सोचा था कि पेटीएम की कहानी अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि पेटीएम मॉल तो पहले ही बंद हो चुका था। वो इतना बुरा परफॉर्म किया कि लोगों का पैसा डूब गया और उनका स्टॉक प्राइस अपने पीक से 82% नीचे आ गया था। ऊपर से लॉसेस भी साल दर साल बढ़ते जा रहे थे और इन्वेस्टर्स का भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। सच बताऊं तो मैंने भी उस वक्त पेटीएम को अनइंस्टॉल कर दिया था, क्योंकि तब ऐसा लग रहा था कि ये कंपनी अब शायद बाउंस बैक नहीं कर पाएगी। लेकिन कुछ दिन पहले ही एक चीज ने मुझे लिटरली हिला दिया। मैं कैजुअली स्टॉक मार्केट देख रहा था और देखा कि पेटीएम का वही गिरा हुआ स्टॉक अब 1250 रुपए तक पहुंच चुका है। मतलब सिर्फ 15 दिनों में 300% से भी ज्यादा जंप। और जब मैंने उनकी लेटेस्ट क्वार्टरली रिपोर्ट खोली तो पता चला कि पेटीएम ने पहली बार प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, और वो भी 123 करोड़ का। और यहीं से मेरे दिमाग में कुछ सवाल उठने लगे। मैं सोच रहा था कि जिस कंपनी ने इंडिया में डिजिटल पेमेंट की नींव रखी थी वो आखिर इतनी बुरी तरह डूबी क्यों थी, और उसी कंपनी ने इतना बड़ा कमबैक कैसे किया, और क्या यह कमबैक टेम्परेरी है या फिर लॉन्ग टर्म गेम चेंजर। आइए शुरू से लेकर अभी तक की पूरी कहानी को जानते हैं। साल था 2000 और इंडिया में इंटरनेट अभी अपनी पकड़ बनाना शुरू ही कर रहा था। उस वक्त एक छोटे से कमरे में बैठे विजय शेखर शर्मा ने अपनी पहली कंपनी बनाई 197 कम्युनिकेशन, जिसमें उन्होंने मोबाइल रिंगटोन, क्रिकेट स्कोर और न्यूज सर्विसेज जैसी चीजें लॉन्च की थी। लेकिन उनका सपना इससे भी कहीं बड़ा था। उनका मानना था कि अगर चाइना में जैकमा जैसे लोग मोबाइल पेमेंट के जरिए पूरी पेमेंट सिस्टम को बदल सकते हैं तो इंडिया में भी वही चीज लाई जा सकती है। और इसी सोच के साथ 2010 में उन्होंने लॉन्च किया पे थ्रू मोबाइल, यानी कि पेटीएम। शुरुआत काफी सिंपल थी। अब दुकान में खड़े होकर लाइन में लगने के बजाय लोग फोन से ही रिचार्ज और बिल पेमेंट कर सकते थे। कुछ सालों तक कहानी इसी तरह चलती रही, लेकिन फिर 2014 में पेटीएम अपना वॉलेट लेकर आता है और यहीं से चीजें बदलनी शुरू होती है। इसमें यूजर्स सीधे अपने बैंक अकाउंट से पेटीएम वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते थे और फिर उसी पैसे से कहीं भी पेमेंट कर सकते थे। लेकिन बड़े लेवल पर ग्रोथ हासिल करने के लिए सिर्फ प्रोडक्ट बनना काफी नहीं था, एक्सपेंशन के लिए कैपिटल जरूरी था। इसलिए 2015 में पेटीएम ने जैकमा की अलीबाबा और एंड फाइनेंशियल से $680 मिलियन की फंडिंग उठाई। यह वही जैकमा थे जिनसे विजय शेखर शर्मा खुद इंस्पायर थे और वही उनकी कंपनी में स्टेक ले रहे थे। इसके बाद हजारों स्टाफ हायर किए गए जो दुकानदारों पे जाकर लोगों को एजुकेट करते थे कि वो पेटीएम का क्यूआर कोड यूज करें। हालांकि ये काम आसान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उस दौर में लोग सिर्फ कैश पर ट्रस्ट करते थे और मोबाइल तो दूर की बात थी। छोटे व्यापारी बैंक में भी पैसा रखने से डरते थे। ऐसे में यूजर्स को कन्विंस करना कि ऐप में पैसा डालना ही सेफ है और दुकानदारों को समझाना कि डिजिटल पेमेंट ही फ्यूचर है, ये एक टेढ़ी खीर बन चुकी थी। लेकिन यहीं पर पेटीएम ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला, जिसका नाम था कैशबैक। यूजर्स को ऑफर किया गया कि अगर आप रिचार्ज या बिल पेमेंट पेटीएम से करोगे तो आपको कुछ रुपए कैशबैक के रूप में वापस मिलेंगे। साथ ही दुकानदारों को क्यूआर कोड और मशीन भी फ्री में ऑफर किया गया। अब क्योंकि इंडियंस की ये खासियत है कि फ्री की चीज हम कभी नहीं छोड़ते, ऐसे में पेटीएम की स्ट्रेटजी काम कर गई और तेजी से लोग पेटीएम को अपनाने लगे। पेटीएम की गाड़ी रफ्तार पकड़ ही रही थी कि अब इसका असली टर्निंग पॉइंट आता है। 8 नवंबर 2016 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि 500 और 1000 के नोट अब वैलिड नहीं रहेंगे, तो इससे लोगों के पास कैश नहीं था। अब एटीएम खाली पड़े थे और लोगों की सामानों की बिक्री कम हो चुकी थी। लेकिन विजय शेखर शर्मा ने इस आपदा को भी एक अवसर में बदल दिया। उस पैनिक भरे माहौल में भी उन्होंने एक लाइन चलाई कि अब एटीएम नहीं, पेटीएम करो। और ये लाइन एक रेवोल्यूशन साबित हुआ, जिसने पेटीएम की किस्मत ही बदल डाली। कैश ना होने की मजबूरी में हर इंसान पेटीएम को अपनाने लग गया और धीरे धीरे ये उनकी आदत बन गया। देखते ही देखते नोटबंदी के सिर्फ 3 महीनों में ही पेटीएम के वॉलेट यूजर लगभग 125 मिलियन से बढ़ के 185 मिलियन हो गए और 2019 तक ये नंबर्स 450 मिलियन को क्रॉस कर गए। विजय शेखर शर्मा उस साल फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल हुए और उन्हें इंडिया के यंगेस्ट बिलियनियर्स में गिना जाने लगा। पेटीएम की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि 2020 तक ये इंडिया के टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड में शुमार हो गया था। अब हर तरफ पेटीएम ही पेटीएम चमक रहा था, पर उस चमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा पनप रहा था जिसे कोई देख नहीं पाया। और यही अंधेरा कुछ साल बाद इस कंपनी को डुबा देने वाला था, जिसकी शुरुआत 2016 में ही हो चुकी थी। दरअसल उस वक्त एक और चीज शुरू हुई थी जिसका नाम था यूपीआई।
पहले तो लोग इसे सीरियसली नहीं ले रहे थे क्योंकि पेटीएम की अपनी अलग फैन फॉलोइंग थी। लाखों दुकानदार इसके क्यूआर कोड से पेमेंट ले रहे थे और करोड़ों यूजर्स को कैशबैक की लत लग चुकी थी। लेकिन यूपीआई एक ऐसा बदलाव लेके आया जिसने धीरे धीरे पेटीएम के बिजनेस मॉडल को ही बेकार कर दिया। तो बड़ी वीकनेसेस थी पेटीएम के मॉडल में। पहला, यूजर्स को हर बार वॉलेट लोड करना पड़ता था और दूसरी दिक्कत ये थी कि वॉलेट में जो पैसे पड़े रहते थे वो बैंक अकाउंट की तरह एक्सेसिबल नहीं थे। मतलब अगर किसी को बड़ी पेमेंट करनी होती या पैसे किसी और काम में लगाने होते तो पहले उस पैसे को वॉलेट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता था, जिस पर एक्स्ट्रा चार्ज और टाइम दोनों लगता था। लेकिन यूपीआई ने इन दोनों इशू को एक झटके में खत्म कर दिया। ये सिस्टम यूजर्स को डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन देता था। बस मोबाइल नंबर या यूपीआई डालो और पैसे सीधे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लो। शुरुआत में तो पेटीएम को लगा कि लोग इतनी आसानी से किसी नए सिस्टम पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस उनकी बिगेस्ट मिस्टेक साबित हुई। 2017 और 2018 में जैसे जैसे यूपीआई एप्स पॉपुलर होने लगे, पेटीएम का लॉयल यूजर बेस धीरे धीरे कम होने लगा। मार्केट में फोन पे और गूगल पे जैसे प्लेटफॉर्म आए और उन्होंने यूपीआई को बहुत ही तेजी से पुश किया। क्योंकि फोन पे के पीछे था वेलमार्ट और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी और गूगल पे के पीछे था ग्लोबल टेक जायंट यानी कि गूगल। इन्होंने एकदम सिंपल और क्लीन यूआई लॉन्च किया जो कि पेटीएम के बिजी इंटरफेस से काफी अलग था। नतीजा ये निकला कि अब धीरे धीरे वही लोग पेटीएम का यूज कर रहे थे तो अब गूगल पे और फोन पे की तरफ मुड़ने लगे। पेटीएम के लिए दिक्कत सिर्फ इतनी ही नहीं थी, बल्कि 2018 में आरबीआई ने एक नया रूल लागू किया था कि सभी वॉलेट यूजर को अब फुल केवाईसी करना मैंडेटरी है। पहले लोग सिर्फ मोबाइल नंबर डालकर पेटीएम वॉलेट का यूज करते थे, अब कंप्लीट डॉक्यूमेंट सबमिट करना भी जरूरी था। इससे लाखों यूजर्स जिन्होंने सिर्फ कन्वीनियंस के लिए पेटीएम को इंस्टॉल किया था, उन्हें यह एक झंझट की तरह दिखने लगा। इसका भी रिजल्ट यह निकला कि पेटीएम के वॉलेट यूजर्स तेजी से घटने लगे। इसके अलावा 2017 में जब पेटीएम नोटबंदी की लहर पर सवार होकर अपने पीक पर था, तभी कंपनी ने एक और बड़ा कदम उठाया, पेटीएम पेमेंट लॉन्च किया गया। पेटीएम ने सोचा कि क्योंकि उसके पास तो पहले से ही करोड़ों यूजर और लाखों दुकानदार हैं, तो क्यों ना उसी नेटवर्क का यूज करके ई कॉमर्स में एंट्री लिया जाए। और 2017 में पेटीएम मॉल को इसी कॉन्फिडेंस के साथ लॉन्च किया गया। सोच ये थी कि इससे कस्टमर पेटीएम के इकोसिस्टम में ही बना रहेगा और बार बार ट्रांजैक्शन करेगा। कस्टमर को बोला गया कि अगर आप पेटीएम मॉल से खरीदारी करेंगे तो आपको वॉलेट में कैश बैक दिया जाएगा। इससे पेटीएम मॉल की शुरुआत अच्छी रही और पहले ही साल इससे करीब 3 बिलियन का सामान बेचा गया। लेकिन फिर एक नई प्रॉब्लम सामने आई। Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन पर अरबों रुपए खर्च कर चुकी थी। वेयर हाउसेस, डिलीवरी बॉयज और फुलफिलमेंट सेंटर की वजह से इनका डिलीवरी एक्सपीरियंस काफी स्मूथ था। लेकिन पेटीएम मॉल ने फुलफिलमेंट का सारा काम थर्ड पार्टी कंपनीज पर छोड़ दिया था। नतीजा यह हुआ कि कस्टमर को बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ा। कभी डिलीवरी लेट आती, कभी रॉन्ग प्रोडक्ट मिलते और कई बार रिटर्न प्रोसेस भी अटक जाता था। ई कॉमर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रस्ट, और यहीं पर पेटीएम मॉल बुरी तरह फेल हो गया। इसी के साथ कुछ सीरियस इंटरनल इश्यूज भी सामने आने लगे। कुछ एम्प्लॉइज और सेलर्स सिस्टम का मिसयूज करके फेक ऑर्डर को जनरेट कर रहे थे ताकि कैशबैक अमाउंट को लूट सके। बाद में पता चला कि यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं था, बल्कि 10 करोड़ का फ्रॉड था। और इसी के बाद पेटीएम ने कैशबैक पर लगाम लगानी शुरू कर दी। 2019 में जैसे ही कैशबैक कम हुआ, सिचुएशन और बिगड़ने लगा और ट्रैफिक अचानक गिरने लगा, क्योंकि कस्टमर की लॉयल्टी कैशबैक पर टिकी हुई थी। पेटीएम मॉल की वैल्यूएशन 3 बिलियन से घट के कुछ बिलियन तक आ गई थी। इसी के साथ अगला बड़ा झटका आया साल 2021 में, जब कंपनी ने इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ अनाउंस किया। करीब 13,000 करोड़ का था। प्रेजेंटेशन में पेटीएम को सुपर ऐप बताया गया था, जिसमें पेमेंट, बैंकिंग, ई कॉमर्स, गेमिंग और टिकटिंग सब कुछ शामिल था। लेकिन असली नंबर्स दूसरी ही कहानी दिखा रहे थे। उस वक्त कंपनी लगातार लॉसेस में थी, रेवेन्यू बन रहा था लेकिन प्रॉफिट का कोई अता पता नहीं था। एनालिस्ट बार बार कह रहे थे कि पेटीएम ने बहुत सारे अलग अलग कामों में हाथ डाल रखा है, जिससे इसका कोर फोकस खो चुका है। इन सबके बीच लिस्टिंग डे पर पेटीएम का शेयर इशू प्राइस से 27% से खुलता है और यह इंडिया का हिस्ट्री का रोस्ट आईपीओ साबित होता है, जिसकी वजह से कुछ ही घंटों में मार्केट कैप से हजारों रुपए गायब हो गए। आईपीओ की यह नाकामी तो एक शुरुआत थी, क्योंकि असली मुश्किलें अभी आनी बाकी थी, और वो था पेटीएम पेमेंट बैंक। इसे असली झटका लगा जनवरी 2024 में, जब आरबीआई ने एक्सटर्नल ऑडिट के बाद पाया कि पेटीएम पेमेंट बैंक लगातार नियम तोड़ रहा है।
इस ऑडिट से पता चला कि बहुत सारे अकाउंट में सही केवाईसी नहीं हुई थी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्म्स यानी कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को रोकने वाले नियम फॉलो नहीं किए जा रहे थे। आरबीआई को लगा कि ये बैंक मनी लॉन्ड्रिंग जैसे खतरनाक कामों के लिए यूज हो सकता है, इसीलिए 16 फरवरी 2024 को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन कर दिया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि मार्केट में पैनिक फैल गया और जनवरी से फरवरी 2024 के बीच पेटीएम का शेयर 761 से गिर के 341 पर आ गया, जो कि 50% से भी ज्यादा ड्रॉप था। ये पूरा क्राइसिस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो गया क्योंकि पेटीएम की ओनरशिप स्ट्रक्चर में चाइनीज कंपनीज, एंटी फाइनेंशियल और अलीबाबा के बड़े स्टेक्स थे। पेटीएम का यह कलेक्शन और भी बड़ा रेड फ्लैग बन गया जब 2020 में गैलवैन क्लैश के बाद इंडिया में एंटी चाइना सेंटिमेंट काफी बढ़ गया था। तो सबको यही लगा कि पेटीएम की कहानी अब यही खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि जो पेटीएम का स्टॉक 310 पर गिर चुका था वो 12.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब 300% से भी ज्यादा जंप। और जो कंपनी लगभग डूब चुकी थी उसने 2025 के क्वार्टर 1 में 123 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। सवाल उठता है कि पेटीएम ने ये सब किया कैसे? असल में जब आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगाई थी तब कंपनी ने तुरंत ही एनपीसीआई से थर्ड पार्टी यूपीआई लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई कर दिया था और अप्रूवल मिलते ही पेटीएम ने पार्टनर बैंक जैसे कि यस बैंक और एक्सिस बैंक के साथ टाई अप कर लिया। इसका मतलब यह था कि भले ही पेटीएम पेमेंट बैंक अब काम न करे, फिर भी पेटीएम ऐप पर यूपीआई और वॉलेट सर्विसेज चालू रहेगी। इसके बाद मर्चेंट इकोसिस्टम को बचाना पेटीएम के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी, क्योंकि लाखों दुकानदारों ने अपनी शॉप पर पेटीएम क्यूआर कोड लगाए हुए थे और अगर एक दिन भी यह बंद हो जाता ना तो मर्चेंट कंपटीटर की तरफ भाग जाते। इसलिए पेटीएम ने बिना क्यूआर कोड बदले ही उसका सेटलमेंट रोड ही बदल दिया। पहले जहां दुकानदारों का पेमेंट पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए सेटल होती थी, अब वही पैसे एचडीएफसी, एक्सिस और यस बैंक जैसे पार्टनर बैंक के जरिए पहुंचने लगे। इससे पेटीएम ने सरवाइव तो कर लिया, लेकिन सवाल यह था कि उससे गलती आखिर हुई कहां थी। और यहीं से शुरू हुआ वो चैप्टर जिसने कंपनी का फ्यूचर तय किया, जो था कॉस्ट कटिंग और रीस्ट्रक्चरिंग। पेटीएम ने एम्प्लॉय कॉस्ट में लगभग 30% तक की कटौती की, जिससे कई नॉन पोल डिपार्टमेंट में बहुत सारे ले ऑफ हुए। इतना ही नहीं, फ्रॉड डिटेक्शन में एआई टूल लगाए गए ताकि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन तुरंत पकड़े जा सके। इसके अलावा कस्टमर सपोर्ट का बड़ा हिस्सा चैट बॉट और एआई को दिया गया, जिससे सपोर्ट टीम की जरूरत बहुत कम हो गई। अब पेटीएम मॉल तो पहले ही बंद हो चुका था, लेकिन पेटीएम इनसाइडर और टिकट न्यू जो कि इवेंट टिकटिंग में काम आते थे, उन्हें जोमेटो को लगभग 48 करोड़ में बेच दिया गया। इसी तरह 2024 पेटीएम के लिए सिर्फ सर्वाइवल ही नहीं बल्कि सिर्फ रियलाइजेशन का साल बन गया। पेटीएम ने समझ लिया था कि अब कंपनी को दोबारा वही गलती नहीं दोहरानी है जो डाउनफॉल की वजह बनी थी। इसीलिए सबसे पहले पेटीएम ने पेमेंट और मर्चेंट सर्विस को अपनी बैकबोन बनाया। 2025 तक पेटीएम ने 1.3 करोड़ से भी ज्यादा साउंड बॉक्सेस डिप्लॉय कर दिए थे और हर डिवाइस पर मंथली सब्सक्रिप्शन फी भी लेना शुरू कर दिया था। इससे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ मजबूत होने लगी। पेमेंट के साथ साथ पेटीएम ने लोन्स जैसी फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी ध्यान दिया। इन्होंने खुद पैसे उधार देने का रिस्क न लेकर अलग अलग बैंक से, एनबीएफसी से टाई अप किया और उनके लोन्स को कस्टमर तक पहुंचाया। इसका फायदा यह हुआ कि रेवेन्यू तेजी से बढ़ा, लेकिन बैलेंस शीट पर कोई भी क्रेडिट रिस्क नहीं आया। इसके साथ ही 2025 में एंट फाइनेंशियल और अलीबाबा ने पेटीएम से एग्जिट कर दिया। इससे कंपनी अब पूरी तरह से इंडियन इन्वेस्टर्स और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के हाथ में आ चुकी थी। इससे रेगुलेटर्स का भरोसा वापस आया और उसी साल आरबीआई ने पेटीएम को पेमेंट रेगुलेटर लाइसेंस भी दे दिया। इसका मतलब यह है कि अब पेटीएम बिना किसी रोक टोक के ऑनलाइन मर्चेंट को ऑनबोर्ड कर सकता है। इस तरह 2025 के क्वार्टर 1 में पेटीएम ने अपनी हिस्ट्री का सबसे पहला नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया और वो भी 123 करोड़ का, और स्टॉक मार्केट में लगभग 300% से भी ज्यादा ग्रोथ हुआ। लेकिन ये स्टोरी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि अब कंपटीशन पहले से ज्यादा इंटेंस हो चुका है। फोन पे और गूगल पे अपने अपने साउंड बॉक्सेस लॉन्च कर चुके हैं और यूपीआई मार्केट सैचुरेटेड हो चुका है। एनालिस्ट भी ये मानते हैं कि असली टेस्ट यह होगा कि क्या पेटीएम अपना प्रॉफिट कंसिस्टेंटली मेंटेन कर पाएगा, क्योंकि सिर्फ कॉस्ट कटिंग और वन टाइम बेनिफिट से ज्यादा लंबा खेल नहीं खेला जा सकता है। बाकी इस पर आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।